2011 का वर्ल्ड कप फाइनल। सदन में प्रस्तावित विषय है, दार्शनिकों के सदन का मत है कि मनुष्य द्वारा अमूर्त मनोवस्था का वस्तुकरण चेतना में सादृश्यता लाने का प्रयास है। तो इससे सहमति रखते हुए पक्ष में तो सर्वप्रथम जो दार्शनिक हैं उनकी बात हम कर लेते हैं, जिनके सदन में हम हैं। तो दार्शनिक क्या है, जो भी चीजें उनको देखते हैं उन्हें वो एनालाइज करते हैं, उन्हें समझते हैं, उस पर प्रश्न उठाते हैं। और उस प्रश्न उठाने का उनका उद्देश्य क्या होता है कि उसके मूल तक जाना, उसके मूल तत्व को जानना कि वो क्यों है, क्या है, कैसे है। और उसके बाद बात करते हैं उसमें इसमें वो सारी चीजें आती है जो संसार में घटित हो रही प्रोसेसेस हैं, वो क्यों एग्जिस्ट करती है, उनका क्या औचित्य है, ये सभी चीजें बात करते हैं। और दार्शनिक का एज अ गोल हमारा क्या है, हमारा गोल यह है कि संसार की जो चीज है उसे ऊपर उठना, अर्थात जो मोक्ष प्राप्ति की तरफ है उस तरफ अग्रसर करना, जो कि एक तरीके से समाज को उस तरफ समाज के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना कि मोक्ष की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। ये ऐसी सारी चीजें को हम ये हमारा गोल है दार्शनिक के तौर पे। और मोक्ष का अर्थ तो ये कि संसार में जो सुख दुख के सारे भावों हैं उससे ऊपर उठना, उनसे मतलब उसका इफेक्ट एक तरीके से हम पे नहीं होने देना। अगली चीज अब बात करते हैं जो यहाँ पे मनुष्य एक संसारिक प्राणी है, भावों से भरा हुआ प्राणी है। और मनुष्य के अंदर चेतना होती है, और जो चेतना होती है वो जो है अनुभव कर पाती है, और अनुभव करने के साथ साथ चेतना खुद को इवॉल्व भी करती है। अब अगली चीज यहाँ पे जो है विषय में वो है अमूर्त मनोअवस्था। अमूर्त का अर्थात यानी एब्स्ट्रैक्ट, जिसकी कोई एक शेप नहीं है, कोई मतलब उसका कोई क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता एक तरीके से वो। और मनोअवस्था यानी मन की अवस्था है, और मन अर्थात क्या, मन यानी माइंड। तो इसमें मैं सारी चीजों को एक एक करके मैं समझाता हूं कि अमूर्त मनोअवस्था का अर्थात यह है जिसे क्वांटिफाई या मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे कि क्या है, भावनाएं हैं हमारे, प्रेम की भावना है, क्रोध की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, लज्जा की भावना, ये सारी भावनाएं हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारी अमूर्त भावनाएं हैं जो मन के अंदर होती है। और जो मन होता है वो मन क्या है, मन है वो माइंड है, यानी एक ऐसी प्रणाली है हमारे एक व्यक्ति के अंदर जिससे व्यक्ति सोचता है, समझता है, किसी भी डिसीजन तक पहुंचता है, कुछ करने कोई भी कार्य करता है। अगली यहाँ पे आती है वस्तुकरण अर्थात जो ऑब्जेक्टिफिकेशन जो की बात बताई गई। अब जो ऑब्जेक्टिफाई यहाँ पर किसको करने की बात कर रही है, मन की अवस्थाएं जो अमूर्त है उसको ऑब्जेक्टिफाई करने की बात, अर्थात क्या, जो मन के भाव है उसे एक शेप देने की बात की जा रही है, उसे एक प्रारूप देने की बात की जा रही है कि वो मन के भाव कैसा होता है, उसे एक तरीके से परिलक्षित कर दिया जाएगा कि अगर आपके मन के भाव ऐसे हैं, मतलब आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर प्रेम है, तो आप ऐसे रिएक्शंस देंगे, यानी उसके साथ ऑब्जेक्टिफाई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं, अगर ऐसा एक परिलक्षित किया जाए कि अगर आपके अंदर क्रोध है तो आप ऊंची आवाज में बात करिएगा, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप मधुरता के साथ किसी इंसान के साथ बात करिएगा। तो इसी तरीके से जो मन की भावनाएं, जो रिएक्शंस आएंगे, उसे एक तरीके से वस्तुकरण करना, उसके रिएक्शंस को एक तरीके से प्रारूप देने की बात हो रही है। अब अगली चीज जो इस विषय में है वो है चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है। कॉन्शियसनेस और माइंड, इन दोनों में अंतर है, वो भी मैं समझाना चाहता हूं कि मन क्या है, माइंड वो है जिसके इंसान सोचता है, समझता है, कुछ करता है, पर चेतना वो एक एक मूल चीज है जो हर व्यक्ति में शुरुआत से होती है, जिसके कारण क्या हो पाता है, जिसके कारण चेतना के कारण वो इंसान वो मनुष्य कुछ भी अनुभव कर पाता है, कुछ भी अनुभव कर पाता है। अर्थात जो अनुभव है वो चेतना के द्वारा किया जाता है, और उस अनुभव के साथ साथ चेतना अपने आप को बिल्डअप भी करती है, यानी हमेशा के साथ जो शुरुआत में चेतना होती है, जो मनुष्य में जो पहले से इनहेरेंट होती है, उसे और इवॉल्व करती जाती है। और उसके बाद बात करते हैं चेतना बनती कैसे है। तो चेतना जैसे बनने की बात है, तो बनने के अर्थात है जैसे कि इंसान जन्म लेता है तो चेतना उसमें स्वयं होती है पहले से, पर वो अपने आप को समय के साथ इवॉल्व करती जाती है। और इस चेतना के हिसाब से क्या होता है कि जो चेतना जब इवॉल्व करते है खुद को, तो जो मानव खुद में होता है वो और समझदार और एक तरीके से चीजों को अच्छे से समझ पाता है, कि तरीके से एनालाइज करने की बात करते हैं। और जो यहाँ पे सादृश्यता अर्थात एनालॉजी की बात हो रही है, एनालॉजी बनाने का अर्थ क्या होता है, किसी भी दो चीजों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने की बात हो रही है, कि कैसे दो एक चीजें हैं उसके बीच में कनेक्शन बिल्ड करने, अर्थात यहाँ पे जो तो यहाँ पे जो सादृश्य कनेक्शन बिल्ड की बात कर रहे हैं, और चेतना में एनालॉजी लाने हैं, चेतना में जो सादृश्यता लाने की बात हो रही है वो यह है कि चेतना जो है मन के भाव, जो अमूर्त भाव है, उसको वस्तुकरण कैसे करने के बाद जो चेतना है उसके अंदर एक एनालॉजी बिल्ड होगी, और उसको समझ पाएगी कि जो भावना है किस तरीके से समाज में आगे बढ़ती है, किस तरीके से वो भावनाएं जो है एक तरीके से अगर जैसे वस्तुकरण करेगा, जैसे मैंने कहा कि उसका एक रिएक्शन, एक प्रारूप फिक्स हो जाएगा, तो उसे चेतना भी उन भावनाओं को समझ पाएगी, और इससे क्या होगा कि भावनाओं को समझ पाएगी, अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएगी, और मन की अवस्थाएं
अच्छे तरीके से समझने में जो वो सादृश्यता है मदद करेगी चेतना को। और यहाँ पे जब प्रयास करने की बात हो रही है तो प्रयास करने का साफ तौर पे यही है कि हमें यहाँ पे एक जो मन की अवस्था को वस्तुकरण करना, यानी एक कोशिश रहती है कि जिससे जो चेतना है वो चीजों को एक सादृश्यता बैठा पाए, एक एनालॉजी बैठा पाए। और यहाँ पे एक और चीज जो ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करी थी, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन की जरिए मानव क्या होता है, मानव जो है भावनाओं के मूल तत्व को जान सकता है। क्योंकि जैसे कोई भी चीज अगर क्वांटिफाई नहीं कर सकता, जैसे कोई प्रारूप नहीं है, उस चीज को समझना कि वो असल में क्या है, वो कैसे एग्जिस्ट करती है, उसका मूल तत्व क्या है, बहुत मुश्किल। और दार्शनिक के तौर पर हम क्या जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो किसी भी चीज का एक रिएक्शन पैटर्न फिक्स करना, उसको एक प्रारूप देना, हमें दार्शनिक के तौर पर मन की भावनाओं की मनोवस्थाओं, जो मनोवस्था है उसको पता करने में हमें आसानी करेगा। अब हम तर्कों पे आते हैं। तर्कों पे कैसे है, तो अर्थात यह है कि जो सादृश्यता हम यहाँ पे क्या में बैठाना चाहते हैं पक्ष की तरफ से, वो है कि जो मन की अवस्था है उसे हम एक मटेरियल के तौर पे, एक मतलब एक फॉर्म के तौर पे हम सादृश्यता बैठाना चाहते हैं। अब ऐसा चीजें क्यों करता है ऐसा मानव जो है, ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है क्यों करता है, उस पे आते हैं। तो सबसे पहली बात है जो प्रयास है, ये प्रयास क्यों है, ये प्रयास वस्तुकरण जो मन के लिए कर रहा है कि उसे जो इसके जरिए जो चेतना है वो अनुभव कर पा रही है, तो मनुष्य के अंदर जो इनहेरेंट इमोशंस और जो इनहेरेंट चेतना है, तो उसके बीच में एक जो माइंड और कॉन्शियसनेस है, उसके बीच में एक इंटरलिंकिंग बनती है, एक इंटर रिलेशन आता है कि कैसे दोनों एक दो कॉन्शियसनेस है वो माइंड के हर एक्शन को, माइंड के हर इमोशंस यानी मन को हर इमोशंस को समझ पाएगा। अभी समझने की बात हम क्यों कर रहे हैं, और ये एनालॉजी क्रिएट करके हम एक व्यक्ति, एक मनुष्य करवाना क्या चाहता है, और जो हम दार्शनिक के तौर पर ये बताना चाहते हैं कि जैसे सादृश्यता होती है उससे क्या होगा कि चीजें एनालाइज कर पाएगा। इसे भावनाओं को जब एक मटेरियल फॉर्म दिया जाएगा, तो मटेरियल फॉर्म होने से क्या है, हम जो चाह रहे हैं, हमारा जो गोल है कि हम संसार के सभी चीजों को ऊपर उठना चाहते हैं, तो जो भावना है उससे हम समझ पाएंगे क्योंकि उसे एक मटेरियल फॉर्म, एक रिएक्शन पैटर्न फिक्स किया जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो भावनाओं को हम अगर मटेरियल की तरह समझ पाएंगे कि एक मटेरियल थिंग है जो संसार में एग्जिस्ट करती है, तो इससे ऊपर उठना हमारे लिए आसान होगा। तो चेतना जो एक एनालॉजी, एक कनेक्शन बिल्ड करती है उन सभी चीजों में, और वो मटेरियल का प्रारूप उसे देती है, तो इससे जो दार्शनिक का गोल है वो इजीली सेटिस्फाई होता है। और इसमें एक प्रयास, ये जो मनुष्य का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन करने का जो पूरा प्रोसेस है, ये उसमें एक मतलब एक प्रयास रहता है कि इससे चीजें हम ऊपर उठ पाएंगे। अब अगली चीज है, हर मनुष्य में जो भाव होते हैं, हर मनुष्य में भाव होते हैं, अलग विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, और उन भावों की वजह से ही क्या है, वो भाव ही है जो मनुष्य के सांसारिक लिप्सा में, संसार की मोह माया में जकड़ के रखे हुए हैं। अर्थात जो प्रकृति जो काया या माया क्रिएट करती है, उसके अंदर फर्स्ट हम किस कारण से हैं, हमारी भावनाएं होगी, हमारी क्रोध की भावना होगी, लालच की भावना है, घृणा की भावना है, प्रेम की भावना है। और हम लोग दार्शनिक के तौर पर क्या चाह रहे हैं, इमोशन से ऊपर उठेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अर्थात वही हम करना चाह रहे हैं कि जब इमोशंस को हम जब ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, और जब चेतना उसके चेतना जो है, और इससे जो हम क्या कर रहे हैं कि चेतना को एक कनेक्शन बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं कि ये जो मन की भावना है, और कहीं ना कहीं जो मटेरियल थिंग है इस वर्ल्ड की, तो चेतना के लिए भी एक आसान होगा। चेतना हमें जो सजग बनाएगी, जो कॉन्शियसनेस, जो विवेक को जन्म देती है, उससे हम सजगता हमारे अंदर आएगी कि ये सारी चीजें हो रही है, एक मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, जिसके कारण हम उससे ऊपर उठना, जो हमारा गोल है मोक्ष प्राप्ति करना या फिर संसार की मोह माया से ऊपर उठना, वो हमारे लिए आसान होता रहेगा। और उसके बाद जो है कि उसके बाद ये है कि जो अगली बात इसमें ये आती है कि अगर इसकी बात ये है कि चेतन सदृशता लाने की बात अगर ये नहीं कर पाते, अगर मनुष्य को वस्तुकरण करना उसके चेतना प्रयास लाने के एक जरिया नहीं है, तो उसका औचित्य क्या रह जाता है। क्या वस्तुकरण करने से हम उस भावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन भावों को समझने की कोशिश क्या क्यों कर रहे हैं, अगर उसका एकमात्र जो उत्तर इस सदन में सामने आता है वो यही आता है कि हम जो चेतना है, चेतना जो किसी तरीके से जो चेतना को हम वो समझाना चाह रहे हैं कि जो इमोशंस है सारे, वो एक उसको ऑब्जेक्टिफाई करके हम समझाना चाह रहे हैं कि सारी जो वर्ल्डली थिंग्स है उसको हम ऊपर हटाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा उस सभी भावों को या मनोवस्थाओं, अमूर्त मनोवस्थाओं को एक प्रारूप देना किसी का कोई औचित्य नहीं बनता, उसका कोई एक बेस नहीं बनता है। और अंत में वही है, दार्शनिकों का जो गोल तय है कि हमें चीजों से ऊपर उठना है, उसके लिए हमें वही मन की भावनाएं को समझना पड़ेगा अच्छे से, जिसके लिए हम उसे क्वांटिफाई, ऑब्जेक्टिफाई करने की बात करते हैं। महोदय शुरू करते हैं दार्शनिक की परिभाषा से। ये कहते हैं दार्शनिक होते हैं जो भी चीज देखते हैं उसके लिए एनालाइज करते हैं। दार्शनिक होते हैं जो चीज नहीं भी देखते उसको भी एनालाइज करते हैं, मतलब कि पराभौतिक भी सोचते हैं, उसके आगे का भी सोचते हैं, जो कुछ वो नहीं समझ सकते कहीं ना कहीं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम आते हैं महोदय कि संसारिक सारी चीजें देखना, फिर हम थोड़ा सा ब्रॉडिफिकेशन करते हैं इस डेफिनेशन का, जिसमें बताना चाहूंगा कि क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं चेतना की, तो चेतना एज अ कॉन्सेप्ट सबसे प्रबल रूप से कहाँ आता है, अद्वैत के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि अद्वैत जो है, अद्वैत का कोर है, वहां पे बात होती है सच्चित अनंत, और यहाँ पे चित मतलब चेतना होती है। अर्थात यदि हमें चेतना के बारे में बात करनी तो कहीं ना कहीं अद्वैत फिलॉसफी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उससे बहुत चीजें डिराइव करनी पड़ेगी, तभी जाके हम चेतना का एंड समझ पाएंगे, चेतना का फाउंडेशन समझ पाएंगे और चेतना को एज अ कॉन्सेप्ट जान पाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं अद्वैत से सटके चलेंगे। फिर हम आते हैं महोदय, ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जो ये बताते हैं कि मोक्ष
मोक्ष के बारे में बताते हैं कि हाँ, ये सदन का गोल बताते हैं कि सदन का गोल है कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है। फिर मोक्ष के बारे में बताते हैं सुख दुख से ऊपर उठना हमारा गोल है। अब सबसे बड़ी बात कि आपके पूरे डेफिनेशन में आपने पूरी डिबेट में आपने एग्जैक्टली नहीं बताया कि आप कैसे उठ रहे हैं सुख दुख से ऊपर। दूसरी बात कि जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहते हैं कि हाँ, आपको ऑब्जेक्टिफिकेशन के मूल तत्वों को समझना है और आपको मन की भावनाओं को समझना है, अर्थात मन की भावनाओं को समझना ही ये भाव अपने आप में कहाँ से आ रहा है कि आपको ये भावनाओं को समझना है? ये खुद में एक भाव है, मतलब आप खुद ही भावना की तरफ चलेगा। दूसरी बात कि मन की भावनाओं को समझ के आप सुख दुख से ऊपर कैसे उठ जाएंगे, क्योंकि आप मन की भावनाओं को समझेंगे तो कहीं ना कहीं से सैडिस्ट अप्रोच आएगा, कहीं ना कहीं आप दुखी होंगे क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, आप समझ क्यों नहीं पाएंगे मन की भावनाओं को? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का, मतलब कि जो चीजें जैसी हैं आप उनको एक्जैक्टली वैसा नहीं परसीव कर पाते, नहीं देख पाते, क्योंकि एक मनुष्य जो होता है उसकी अपनी लिमिटेड सेंसेस होती है। लिमिटेड सेंसेस में हो सकता है कि टेबल मुझे ब्राउन दिख रही हो पर किसी गिलहरी को ये अलग रंग की दिखे, मतलब कि संसार ठीक वैसा नहीं जिसको मैं देख रहा हूं। और यहां से कॉन्सेप्ट आता है माया का। तो अर्थात हम माया की बात करते हैं। माया क्या है? किसी भी चीज को वैसा दिखा देगी जैसी वो असलियत में नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं महोदय कि ये कहते हैं मनुष्य जो होता है भावनात्मक होता है, चेतना, हाँ, इसमें ये कहते हैं कि चेतना अनुभव करती है। सबसे पहली बात कि आपने चेतना को सबसे पहले आपने एक एंटिटी नहीं बताया अपने आप में। दूसरी बात कि चेतना अनुभव कैसे करती है और करती भी है तो किस आधार पे आप बोल रहे करती है और कैसे करती है आप नहीं बता के जाते। उसका हम आते हैं महोदय कि ये अमूर्त का मतलब बताते हैं। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, और इसमें बताते हैं कि जो चीज एब्स्ट्रैक्ट होती है उसको क्वांटिफाई मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अग्री करते हैं उस पर। फिर हम आते हैं महोदय कि जो इस सदन का जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, क्योंकि ये भी कह रहे हैं इनको मोक्ष चाहिए, इनको सुख दुख से ऊपर उठना है, तो उसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है चेतना की शुद्धि, मतलब कि चेतना को ब्रह्म से जोड़ना, यानी कि चेतना को ब्रह्म बना देना। कैसे होगी? जब आप चेतना जो इस टाइम पे जो अशुद्ध हो गई, अशुद्ध क्यों हो गई? क्योंकि वो खुद को नहीं जान पा रही। क्यों? क्योंकि चेतना अपने आप में ब्रह्म है, लेकिन वो अपने आप को ब्रह्म नहीं समझती, अपने आप को पूर्ण नहीं जानती, इसलिए वो अशुद्ध हो गई है। उसको शुद्ध कर लेना ही मोक्ष प्राप्ति कर लेना है, मतलब कि संसार से ऊपर उठ जाना है, सिर्फ वो एक तरीका है। तो ये हमारे सदन का अल्टीमेट गोल है जो इनके पैराडाइम को अपने अंदर ले रहा है। फिर हम आते हैं महोदय कि ये मन के बारे में बताते हैं कि मन एक प्रणाली है। प्रणाली से एग्जैक्टली आप क्या डिराइव करें आप नहीं बताते। क्या मन भौतिक है, क्या मन पराभौतिक है, या मन अभौतिक है, आप नहीं बताते। उसके बाद आते हैं कि मन वो जो सोचता समझता है। सबसे पहली बात, सोचना समझना मस्तिष्क का काम होता है। तो इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मन जो है वो अपने में एक पराभौतिक एंटिटी होती है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन मन का एक एग्जिस्टेंस होता है जो अपने आप में होता है। तो ये मन की डेफिनेशन लेके चलते हैं। फिर आते हैं महोदय कि ये बताते हैं कि मन के भावों से प्रारूप को दिखाना। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिफाई करने वाली बात है, इसका पूरा क्रक्स इनका ये आता है कि ऑब्जेक्टिफाई करने का मतलब सिर्फ हमें रिएक्शंस को दिखा देना। तो क्या दार्शनिकों के सदन में हम सिर्फ भावनाओं की बात करेंगे? और क्या ऑब्जेक्टिफाई करने का अपने आप में मतलब सिर्फ होता है कि भावनाओं को दिखा देना? तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो हम आपको चीज बता रहे हैं वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिफाई करने की बात हुई, मतलब कि जो बात हुई अमूर्त मनोवस्था का वस्तुकरण करने की, मतलब कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एक आइडिया है, उसको आपने फिजिकली कुछ करके दिखा दिया। जैसे आपके दिमाग में फोटो आई, कह ले कि ईश्वर की फोटो आई, आपने ईश्वर की मूर्ति बना दी। ये है ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिवली उसको दिखाना या डिराइव करना। फिर ये इसमें बताना चाहेंगे महोदय कि सबसे बड़ी बात जो है कि हाँ, जो सादृश्यता की जो परिभाषा आती है उधर से, वो बताते हैं सादृश्यता मतलब एनालॉजी। और एनालॉजी में कहीं ना कहीं बोलते हैं कि दो चीजों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना एनालॉजी है। पर अगर हम उस शब्द के शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं तो क्या एनालॉजी का मतलब होता है दो चीजों का कनेक्शन बिल्ड करना? यदि हम कहते हैं घड़ी की अपनी एक एनालॉजी होती है, तो यहाँ पे घड़ी का कनेक्शन किससे बिल्ड हो गया? तो मतलब कि जो ये सादृश्यता शब्द है, यहाँ पे इसका जो मतलब है वो दो चीजें हो सकता है। पहला कि या तो आप किसी चीज के प्रोसेस को समझ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा या तो आप उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और यदि आप प्रोसेस को समझ भी रहे हैं तो प्रोसेस समझ इसलिए रहे ताकि एट द एंड उसका डेवलपमेंट किया जा सके। ये दूसरी बात होगी। जैसे सादृश्यता की हमारी डेफिनेशन एस्टैब्लिश होती है, सादृश्यता का मतलब है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करना है, प्रोसेस की बात करना। आगे बढ़ते हैं महोदय मन के, ठीक है, जो हमारा केस अब यहाँ पे सामने आता है, सीधी बात है कि जो हम बात कह रहे हैं कि क्योंकि ये मोक्ष की बात कर रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि हमें मनुष्य चेतना को शुद्ध करना है, जो कि एग्जैक्ट तरीका है शुद्ध करने का, वो ब्रह्म प्राप्ति करना। तो वो कैसे हो पाएगा? जब आप ये कहते हैं कि आप अपने मन की एक मनोभूत अवस्था को, सॉरी, जो आपके मन के अंदर की अवस्था, जब आप उसको प्रकट कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली किसको प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि मन जो है वो माया का प्रोडक्ट है, अर्थात आपने माया को प्रकट कर दिया है, ठीक है। आपने अपनी चेतना को प्रकट नहीं किया, क्योंकि चेतना जो होती है वो संलग्न होते हुए विलग्न होती है इन चीजों से। मतलब चेतना आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है पर चेतना आपसे अटैच नहीं है। दूसरी चीज महोदय कि आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि जो जब हम किसी चीज को व्यक्त कर देते हैं तो उसमें हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है कि मैंने कुछ बनाया, मैंने कुछ बिल्ड किया। तो उससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं उससे अटैच हो जाएंगे। तो आप वर्ल्डली चीजों से अटैच हो गए, मतलब जब आप संसार से अटैच हो गए, जब आप माया से अटैच हो गए, ब्रह्म की ओर आप नहीं जा पाएंगे। इससे मनुष्य की हानि होती है, मनुष्य की जो चेतना है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद आते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात कि जो अमूर्त मनोवस्था है उसमें देखने की बात है कि वो भी तो अपने आप में माया का प्रोडक्ट है। अब माया का प्रोडक्ट किस प्रकार है आखिर? क्योंकि माया से आपका मन बना, माया से मन ड्राइव हो, जो कुछ भी आप देखते हैं संसार है वो भी माया है। तो माया से माया को प्रकट करके चेतना का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है या चेतना के प्रोसेस को कैसे जा सकता है, वो अपने आप में बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात है। फिर ये कहते हैं कि हाँ,
जानना सारी चीजें मटी, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात कि ये कहते हैं बार बार कि हम चाहते हैं कि मनुष्य ऊपर उठे अपनी चीजों से, मतलब कि मनुष्य अपनी भावनाओं को देखे और समझ जाए कि ऐसा 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 होता है। पर आप कैसे इस कंक्लूजन में पहले ही पहुंच गए कि मनुष्य अपनी भावना को समझ के ही ऊपर उठ जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, यदि आप समझ गए हैं और यदि आप दार्शनिक हैं तो एविडेंसेस के बेसिस पे आप बाकी लोगों को पहले ही समझा दीजिए। क्यों आपको हर किसी को उस प्रोसेस से भेजना है? क्योंकि दार्शनिक बनने का एक पहला मोटिव तो यही होता है ना कि मैं इन जिन दुखों को पहले से अनुभव कर रहा हूं उनसे बाकियों को ना गुजरना पड़े, वो पहले ही समझ जाए, उस चीज से बच जाए। फिर आते हैं कि ये बताते हैं कि भाव जो है, भाव मनुष्य को जकड़ता है। अब भाव यदि मनुष्य को जगा रहा है तो क्या भाव अकेले जगा रहा है? और भाव मनुष्य को नहीं जकड़ता है। इस विश्व के अंदर, इस दुनिया के अंदर मनुष्य की जो कामनाएं होती है वो कहीं ना कहीं उसको जगड़ती है। मतलब इसमें जो मनुष्य की जो अटैच होने की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की जो चेतना है, वो जबरदस्ती जब किसी से अटैच होने का प्रयास करती है, जो कि नहीं हो सकती। लेकिन नहीं होने के बावजूद जब वो अटैच होने का प्रयास करती है, वहां से मनुष्य के बंधन सारे शुरू होते हैं इस विश्व के अंदर, जिससे सारी दुख, सारी पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। प्लस जो ये सदस्यता बिठाने की जो बात करते हैं उसमें बताते हैं कि चेतना मन के दर्शन को समझना चाहती है। सबसे बड़ी बात, आप अपनी पूरी डिबेट में क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि चेतना आखिर अगर एग्जैक्टली अपनी इमोशंस को समझ गई तो उससे कैसे आपकी जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति का आप तरीका बता रहे हैं कि सुख दुख से ऊपर उठ जाना, और सुख दुख से ऊपर आप कैसे उठ पाएंगे यदि आप उस सुख दुख को देने वाली चीज में ही बंधे रहेगा अपने पूरे जीवन भर। ठीक है महोदय। उसके बाद हम आते हैं कि जो एक और यहाँ पे खंडित होने वाली बात इनकी सबसे आती है, ये कहीं ना कहीं चेतना और भाव को बिल्कुल अलग ले जाते हैं कि चेतना अलग एग्जिस्ट कर रही है, भाव अलग एग्जिस्ट कर रही है, और चेतना के लिए जो भाव है वो एक अलग एंटिटी है अपने आप में। लेकिन देखने वाली बात है कि जहां चेतना नहीं होती क्या वहां भाव हो सकता है? मतलब कि भाव अपने आप में चेतना से ड्राइव हो रहा है, और अगर भाव चेतना पे ही ड्राइव हो रहा है तो मतलब कि जो चेतना है वो पूरा फाउंडेशन बनती है भाव का अपने आप में। तो चेतना को आखिर भाव की समझने की क्या जरूरत? तो यहाँ से हमारा पूरा केस क्लैरिफाई होता है महोदय। पहली बात कि सब जो चेतना से जो प्रतिपक्ष बात करता है कि वो चेतना को भाव समझाना चाहता है जिससे वो मुक्ति हो जाए, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है किस तरह से वो करवा पाएगा, प्लस कोई प्रोसेस नहीं उस चीज का, प्लस कोई एविडेंस नहीं बता पाते हैं वो। और तीसरी चीज जो हम बता रहे हैं कि ये जो आप व्यक्त कर रहे हैं, जिस चीज को व्यक्त कर रहे हैं उससे आप अपनी चेतना को डेवलप नहीं कर रहे हैं, अपनी चेतना का कोई प्रोसेस जान नहीं पा रहे हैं। इससे आप एग्जैक्टली बस माया को कहीं ना कहीं व्यक्त कर दे रहे हैं माया के माध्यम से, और आप स्वयं जो चेतना है वो भ्रम से दूर हो जा रही है। हाँ, स्वयं जो है भ्रम से दूर हो जा रही है, जिसके कारण मनुष्य का कल्याण विकास नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद। बात करते हैं इस विषय के बारे में, तो पक्ष का जो बर्डन है वह यह है कि जो मनुष्य द्वारा अमूर्त मनोव्यवस्था का वस्तुकरण जो है वह चेतना में सदृशता लाने का प्रयास है। जो पक्ष इस चीज को प्रूव करना चाह रहा है, विपक्ष को इस पूरे डिबेट में, सदन में यह प्रूव करना है कि भाई देखो, जो मनुष्य है वह अमूर्त मनोव्यवस्था का जो वस्तुकरण कर रहा है वो चेतना में सदृशता लाने का प्रयास नहीं है। तो वो क्या है, वो कहीं से भी हमारा विपक्ष नहीं बता के जाता, और पूरे के पूरे बर्डन वो कहीं से पकड़ता ही नहीं है कि वह सदृशता लाने का प्रयास नहीं है। तो क्या है? जब हम ये पूरे डिबेट को हम देखते हैं तो हमारे विपक्ष बात क्या कर रहा है? विपक्ष यह बोल रहा है कि हम एज अ दार्शनिक क्या कर रहे हैं, हम ये दार्शनिक हम चेतना की बात करेंगे और हम ये चाहते हैं कि यह सारी चीजें हो कि हम मोक्ष प्राप्त कर लें, और यह बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए चेतना, मतलब कि यह सारी चीजें जरूरत ही नहीं, मतलब कि चेतना को अमूर्त मनोव्यवस्था का वस्तुकरण मतलब कि हो चेतना के लिए, तो वो जरूरी नहीं है, यह बता के जाते हैं। परंतु डिबेट तो उस पर है ही नहीं कि आप मतलब कि मोक्ष के लिए आप चेतना का वस्तुकरण करो, चेतना को भावों का वस्तुकरण करके बताओ या ना बताओ। डिबेट उस पर नहीं है, डिबेट इस पर है कि वो सदृशता है तो क्यों कर रहा है मन। पहली बात, मतलब कि जो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब किसी चीज को देख रहा है, मतलब कि हमारे जो नेता बता कर गए कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देख के अपने अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके मन में जब भाव उत्पन्न हो रहा है तो भाव कैसा होगा, मतलब कि वो भाव जो है, जैसे मानो कोई व्यक्ति क्रोधित है तो उसके चेतना के अंदर वो क्रोधित भाव के उपरांत वो मनुष्य कैसा बिहेव कर रहा है उसकी एक ऑब्जेक्टिफिकेशन होगी, और जब वो ऑब्जेक्टिफिकेशन होगी तब वो मनुष्य समझ पाएगा कि क्रोध कैसा है। अब जब क्रोध कैसा है, तो जब चेतना इस चीज को समझेगा तो क्रोध उसके लिए एक सांसारिक आइडेंटिटी होगी, और जब वो सांसारिक आइडेंटिटी होगी तब वो सांसारिक आइडेंटिटी से वो ऊपर उठ पाएगा। अगर वो समझेगा ही नहीं कि जब जो क्रोध है, यह जो माया है, जैसे वो माया बताकर जा रहे हैं, जैसे हमारे नेता ही बता कर गए थे कि जो भाव है इनहोल मनुष्य में एग्जिस्ट करता है, जब वो भाव इनहोल मनुष्य में एग्जिस्ट करता है और इस पूरी की पूरी संसार और ये मन को माया बता रहे हैं, और माया को जब चेतना समझ ही नहीं पाएगा कि वो ऑब्जेक्टिफाइड रूप से क्या है, तो उस अवस्था में मनुष्य कभी भी मोक्ष की ओर नहीं जा पाएगा, जिस बात को हम बता रहे हैं। और इसी वजह से जो विषय है उसमें सदृशता लाने का प्रयास इसीलिए जो मन है, वो जो मनुष्य है वो करता रहा, मतलब कि लगातार कर रहा है। जब दूसरी चीज हम समझने की कोशिश करते हैं या बोलते हैं कि भाई देखो, जो सुख दुख से कैसे ऊपर उठ रहा है, या
मन की भावना से कैसे ऊपर उठ रहा है। सर्वप्रथम ये समझना होगा कि जो ये चेतना है, वो चेतना किसी चीज से ऊपर उठने के लिए आप जब उस चीज को जानोगे कि वह चीज कैसा है, वह चीज कैसा जब तक नहीं जानोगे तब तक वो पता नहीं चलेगा वह चीज क्यों है, और जब तक वह चीज क्यों नहीं पता चलेगा तब तक आप उससे ऊपर कैसे उठोगे। तो इस पूरे पैराडाइम जिस चीज को हम लेकर चल रहे हैं उसको कहीं से वो नकारते ही नहीं है कि यह चीज क्या हो रहा है। जब तीसरी चीज हम ये बोल के जाते हैं कि भाई देखो चेतना अनुभव कैसे करती है, बहुत अच्छी प्रश्न है कि चेतना अनुभव कैसे कर रही है। मतलब चेतना ऐसे अनुभव कर रही है जब वह चीजों को ऑब्जेक्टिफाइड रूप से देख पा रही है। इसीलिए तो जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो मन के अंदर की अमूर्त मनोवस्था है उसकी वस्तुकरण करके चेतना को यह प्रस्तुति दे रहा है कि यह चीज हो रहा है। जब दूसरी चीज हम देखकर जा रहे हैं कि ये टर्म्स बोलकर जाते हैं, उसका मतलब कि केवल ये टर्म्स लिखकर जाते हैं कि भाई देखो ये ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है, ये है वो है, तो क्यों है इस टॉपिक से, उसका क्या रिलेशन है और वह चीज क्या होता है, यह पूरे डिबेट में कहीं से नहीं बता के जाते कि भाई ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म क्या है और वो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाइड हो रहा है, वो कैसे इस टॉपिक के लिए जरूरी है, वो कैसे इस टॉपिक से रिलेट कर पा रहे, वो कहीं नहीं बता के जाते। अब ये बोल के जाते हैं कि भाई देखो जो मन है वो जब किसी चीज को ऑब्जेक्ट के रूप में देख लेगा तो उसके बाद उसमें इंडल्ज हो जाएगा, वो मन है। परंतु जो चेतना है, जैसे ये बता के जाते हैं कि वो ब्रह्म अभी अशुद्ध है, उसको शुद्धि की जरूरत है। वो शुद्धि की जरूरत है तो वो शुद्धि तब हो पाएगी जब वह इस चीज को समझेगा कि वह भावों में लिप्त है। भाव अर्थात क्या? भाव अर्थात क्रोध, भाव अर्थात वो प्यार, भाव अर्थात वो लगाव, भाव अर्थात क्या? भाव अर्थात ईर्ष्या। तो जब उस चीज को ऑब्जेक्टिफाइड रूप से वो देख पाएगा तभी उन चीज को समझ पाएगा, और जब उन चीज को समझ पाएगा तभी उन चीजों से उसकी जो ये चाह रहे हैं कि वो शुद्धि हो जाए, वह शुद्धि के लिए ही मनुष्य यह कार्य कर रहा है और उस चीज को भाव को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। अब हमने यही बताया था कि ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब ही इस डिबेट में यह है कि मनुष्य उस चीज को बता रहा है, अपने आप की चेतना को दर्शा रहा है कि भाई देखो ये जो भाव है वह भाव ऐसा है, मतलब कि मेरे मन के अंदर जो भाव आ रहा है वो इस ढंग का है और यह भाव जो है वो इस संसार में एग्जिस्ट करता है। तो उसी भाव के जरिए ही वह ऊपर उठ पा रहा है, उसी भाव के जरिए ही वो मतलब आगे बढ़ पा रहा है। अब ये बोल के जाते हैं कि भाई देखो माया है, मतलब कि जो भी कुछ इस संसार में एग्जिस्ट कर रहा है वो माया है और मन भी माया है और सब कुछ माया है। तो माया जो है, जब आप ये बात कर रहे हैं और जब आप बात करते हो शुद्धिकरण, तो मन जो है यह चीज कर ही रहा है, वो शुद्धिकरण के लिए वो यहां से प्रूव हो जा रहा है। अब आप ये बात करते हैं कि सदृश्यता का अर्थ ये होता है कि प्रोसेस को समझना और उस चीज का डेवलपमेंट करना। मतलब कि सदृश्यता का अर्थ इनके अकॉर्डिंग भी यही होता है कि प्रोसेस को समझें, मतलब कि भाव जो आ रहा है उस भाव के प्रोसेस को समझें। मतलब कि जब भाव के प्रोसेस को आप समझ रहे होंगे कि वो भाव किस किस ढंग से मनुष्यों के अंदर आ रहा है और वो भाव क्यों आ रहा है, तो उस समय आप भाव के रियल तत्वों को समझ पाएंगे कि भाव का कारण क्या था और भाव का कारण क्या था। उसी अवस्था में आप भाव के कारण को समझ के उसको मटेरियल रूप में देख के आप उसको छोड़ पाएंगे, क्योंकि आप उस माया से ऊपर उठ पाएंगे और वो तभी हो पाएगा जब आप सदृश्यता से, मतलब कि सदृश्यता जब हो पा रही होगी। तब एक और चीज आ जाती है कि भाई देखो ये बोल के जाते हैं कि भाई तो चेतना एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसका पता नहीं चलता। मतलब कि मनुष्य के अंदर चेतना एग्जिस्ट कर रही है और उस चेतना को ही तो हमें ये जागृत करना है कि महोदय देखो ये जो चेतना को ही अनुभव करवाना है कि आप इस संसार के माया में लिप्त ना हो और इस संसार के माया में लिप्त ना हो। इसीलिए सदृश्यता का प्रोसेस, मतलब कि भाव को ऑब्जेक्टिफाई करके यह सारी चीजें को हो पा रही होंगी। अब देखिए जैसे ये बोल के जाते हैं कि कामना, जैसे कामना एक खुद में एक भावना है कि किसी चीज की कामना करना, ये बोल के जाते हैं। और आप बोलते हैं मोक्ष की कामना भी एक भाव है और आप मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। महोदय यहाँ पे जब डिबेट हो रही है, इस डिबेट में हम ये प्रूव कर रहे हैं कि मन जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपने चेतना को ये दर्शा सके कि जो चीज है, जो भाव है, जो कामना का भी भाव है, वो कामना का भाव कैसा होता है और वो कामना का भाव क्यों होता है। जब कामना का भाव कैसा और क्यों क्लैरिफाई होगा, जब चेतना के अंतर्गत यह चीज
अनुभव चेतना उस चीज की कर पाएगी, तो उस अवस्था में उस चेतना का जो उद्देश्य है कि मतलब उस जो हमारा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति वो समाप्त वो हो पाएगा। अब देखिए जैसे डिफाइन भी किया था कि मनोअवस्था का वस्तुकरण मतलब कि मन के भावों का वस्तुकरण, और वो सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होंगी। अब देखिए अब ये बोल के मनुष्य अपनी भावना को समझकर ऊपर कैसे उठेगा, मतलब कि मनुष्य अपनी भावना को समझकर ऊपर इस ढंग से उठेगा कि मनुष्य अपनी भावों के कारण समझ पाएगा जब वो भावना को समझेगा। तो इस ढंग से उस भाव के रियलिज्म को जब समझेगा तो इवेंचुअली उस भाव को, क्योंकि हर मनुष्य का जैसे मनुष्य चाहता है कि वह इस संसार से उठे, तो उस मनुष्य के चाहत की वो पूर्णति वहां पर हो पाएगी। और जब वो भाव को मटेरियल मानेगा तभी हो पाएगा, और जब भाव को मटेरियल मानेगा तो उसका जरिया क्या है मनवाने का, वो उसका जरिया मनवाने का है चेतना, और उस चेतना के आधार पर ये सारी चीजें हो पाएंगी। तो इन सारे तर्कों से यह सिद्ध होता है कि जो मनुष्य द्वारा अमूर्त मनोवस्था का वस्तुकरण है वो चेतना में सदृशता लाने का प्रयास है। धन्यवाद। चेतना में सदस्यता लाने का प्रयास है। महोदय, सबसे पहले ये दो कंट्राडिक्शन करके जाते हैं। सबसे पहला कंट्राडिक्शन इनके नेता करते हैं। इनके नेता अपनी स्टार्टिंग की स्पीच में वो बोलते हैं मनोव्यवस्था जो अमूर्त है उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, उसको मटेरियल में नहीं बनाया जा सकता। और इनकी जो पूरी डिबेट घूम गई है, इनके बाद के नेता, इनके पहले के नेता, ये दोनों ये बताते हैं कि इसको मटेरियल फॉर्म में बनाएंगे, उसको जान जाएंगे। तो ये बात अपने आप में कंट्राडिक्ट की है। अब ये महोदय दूसरा कंट्राडिक्शन कब करते हैं? दूसरा कंट्राडिक्शन ये अपने सदृश्यता की परिभाषा में करते हैं महोदय, क्योंकि इनके नेता जब आते हैं तो सदृश्यता का परिभाषा इंटरलिंकिंग बता के जाते हैं। इनके उपनेता हमारी परिभाषा को रिवर्ट करते हुए प्रोसेस बोलते हैं और कहते हैं प्रोसेस को समझना। और इनके उपनेता क्या बताते हैं? इनके उपनेता बताते हैं समझना। समझने का मतलब अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को जान जाना। तो इनके हिसाब से एक बार जान जाना उसकी परिभाषा है, और इनके हिसाब से, इनके दूसरे नेता के हिसाब से इंटरलिंकिंग करना, किसी दो चीजों को कनेक्ट करना, इसकी परिभाषा है। ये दूसरा इनका कंट्राडिक्शन था। अब महोदय जो ये डिबेट घूमी है, ये जो डिबेट घूमी है, इसमें एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बार बार आ गई है कि भाव को क्वांटिफाई कर देंगे, और भाव को क्वांटिफाई करके भाव को मटेरियल वर्ल्ड में जान के खुद जान लेंगे, इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। पहली चीज महोदय, इनका बर्डन क्या था जो ये खुद बार बार बता के जाते हैं? ये कहते हैं कि हमारा बर्डन है कि अमूर्त मनोवस्था का वस्तुकरण चेतना में सदस्यता लाने का प्रयास है। अगर मान लीजिए ऐसा करने से आप जान गए तो इससे सदस्यता कहाँ आ गई है, इससे इंटरलिंकिंग कहाँ आ गया, जो इनकी परिभाषा है। दूसरा जो हमारी परिभाषा चल रही है अभी सदन में डेवलपमेंट की, इससे डेवलपमेंट कहाँ होगा? डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा महोदय, वो मैं सिद्ध कर देता हूँ। डेवलपमेंट इसलिए नहीं होगा महोदय क्योंकि इनका और हमारा एक सेम गोल था। वो सेम गोल ये था कि हम दोनों चाहते थे कि मोक्ष मिल जाए। अब मोक्ष कब मिलेगा? जब माया का एलिमिनेशन होगा। तो डेवलपमेंट नहीं होगा महोदय। अब इंटरलिंकिंग कैसे नहीं होगा महोदय? मेरे नेता एक पॉइंट बोल के जाते हैं जिसका कोई रिबटल नहीं आता कि भाव का जन्म कहां से होगा है। भाव का अपने आप में ही जन्म कहां से होगा महोदय? चेतना से होगा है। तो इंटरलिंकिंग तो पहले से ही है, तो बाद में जो उस चीजों का वस्तुकरण किया गया उससे कहां कुछ फर्क पड़ा, उससे इंटरलिंकिंग कहां आया? इंटरलिंकिंग तो पहले से ही है। तो जो इनका मेजर पॉइंट है, जो इनका मेजर क्लास चल रहा है, और जो ये बात बता रहे हैं कि चेतना को भाव में प्रकट कर देना, वो वही कही जाता है महोदय। अब महोदय ये कहते हैं कि प्रारूप देना, मटेरियल फॉर्म में लाना, और उससे मुक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या महोदय, हम मान नहीं गए हैं, पर यदि मान भी लेते हैं, क्या मान लेते हैं महोदय? कि उसको हम प्रारूप दे देंगे, मटेरियल फॉर्म में ला देंगे। तो मटेरियल फॉर्म में ला के उसको जान के हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि हम उसको छोड़ देंगे? मैं बताता हूं कैसे नहीं छोड़ेंगे महोदय। हम इस जगत में हैं, हम इस जगत में इस टेबल के सामने में बैठा हूं, ये टेबल मटेरियल है, क्या मैं इसको छोड़ दे रहा हूं? नहीं छोड़ रहा हूं महोदय। मैं जान गया हूं कि ये बॉटल मटेरियल है, क्या मैं इसको छोड़ दे रहा हूं महोदय? नहीं छोड़ रहा हूं महोदय। मैं क्यों नहीं छोड़ रहा हूं? क्योंकि जैसे हम भावना से कनेक्टेड हैं वैसे ही हम मटेरियल से भी कनेक्टेड है। तो मुक्ति का जो ये सोर्स मटेरियल बता के जाते हैं वो भी अपने आप में फ्रॉड है, उससे छूटता नहीं है, और ना ही उससे इंटरलिंकिंग का कोई प्रयास होता है, ना ही उससे चेतना का कोई डेवलपमेंट हो पाता है महोदय। अब महोदय अगर आदमी जो है भावनाओं से नहीं, हाँ यस मैम, हाँ महोदय। तो मटेरियल की दूसरी चीज क्या है महोदय? मटेरियल की दूसरी समस्या क्या है? मटेरियल अपने आप में ही माया है महोदय। अब मटेरियल अपने आप में माया कैसे है महोदय? क्योंकि मटेरियल, जैसे कि मेरे नेता एक उदाहरण देके जाते हैं कि मैं इस टेबल को देख रहा हूं, कोई गिलहरी इसको देखेगी तो अलग अलग की दिख सकती है। ऐसे ही अलग अलग स्थान पे अलग अलग व्यक्ति अपने सेंसेशन को अलग अलग हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं महोदय। जो अपने सेंसेशन को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं महोदय। तो ये बात कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि जो मटेरियल है वो माया से जुड़ी हुई नहीं है? अब इससे ये सिद्ध हो जाता है मटेरियल माया से जुड़ी हुई है महोदय। अब जब मटेरियल खुद में ही माया से जुड़ी हुई है तो हो क्या रहा है? इनका पहला प्रश्न आता है, इनके उपनेता आते हैं, उपनेता इनसे पहला
प्रश्न करते हैं कि अगर चेतना में सदृश्यता लाने का प्रयास नहीं है तो किसमें सदृश्यता लाने का प्रयास है? तो महोदय इसका साफ साफ उत्तर है माया में सदृश्यता लाने का प्रयास है, क्योंकि इससे जो माया का प्रकोप है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि हम बार बार माया की तरफ देख रहे हैं, हम बार बार माया को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और माया अब जब महोदय इससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जब हम बार बार माया में ही इंडल्ज होंगे, जब बार बार हम भावना में इंडल्ज होंगे, बार बार मटेरियल में इंडल्ज होंगे, तो हम माया के अंदर और चले जाएंगे, तो हम मोक्ष की जो बात है वो कर ही नहीं पाएंगे महोदय। अब उसके बाद हाँ ठीक है महोदय। अब महोदय ये मन को दर्शाने की बात करते हैं। कहते हैं कि मन को कैसे दर्शाया जाएगा, भावना को कैसे दर्शाया जाएगा, और इस दर्शाने से इंटरलिंकिंग की बात की जाती है। जो इनके पहले नेता का प्रश्न रहता है, इंटरलिंकिंग की बात की जाती है, वो भी नहीं सिद्ध होता है महोदय। कैसे नहीं सिद्ध होता है? जब हम कहते हैं कि ये मेरा मन है या ये मेरी भावना है, ठीक है। अब महोदय ये मेरी यदि भावना है, क्रोध मेरी भावना है, क्रोध मेरे अंदर से निकला, तो क्या उसको जानने के लिए चेतना को सदृश्यता का प्रयास करना पड़ेगा? नहीं। कैसे नहीं करना पड़ेगा महोदय? क्योंकि एक बात जो सदन में स्थापित रही मेरे नेता की, वो ये कही कि भावना का जन्म कहां से होगा, चेतना का। इसके पीछे मेरे नेता ने रीजन क्या दिया था महोदय? इसलिए क्या किसी वस्तु में जिसमें चेतना एग्जिस्ट ही नहीं करती वो भावना को प्रकट कर सकता है? नहीं प्रकट कर सकता महोदय। तो जिसमें चेतना एग्जिस्ट नहीं कर सकती वो भावना को नहीं प्रकट कर सकता। इससे सिद्ध होता है कि भावना उसी के अंदर आ गई है जिसके अंदर चेतना है। तो जो इंटरलिंकिंग की ये बात पहले और बाद में कह के जा रहे हैं, ये तो चेतना और भावना की शुरू से है। और महोदय चेतना की मटेरियल्स के साथ जो ये इंटरलिंकिंग की बात करके जाते हैं, वो माया के प्रकोप से आ रहा है। वो मतलब माया के पहले नहीं आ रहा है, माया के प्रकोप से आ रहा है। माया के प्रकोप से कैसे आ रहा है महोदय? माया के प्रकोप से कैसे आ रहा है महोदय? क्योंकि महोदय माया के कारण मेरी जो चेतना है वो शुद्ध चेतना नहीं बन पा रही, वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पा रही, वो मोक्ष की तरफ नहीं जा रही है। तो इस कारण ही जो इंटरलिंकिंग की भी ये बात करके जाते हैं वो नहीं हो पाता। तो जी, अब महोदय ये कहते हैं कि चेतना में क्रोध का भाव है, तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो समझेगा। अब इसमें महोदय समस्या क्या है? दो समस्या है। पहली जो इनके नेता बोल के जाते हैं कि भाव को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, बाद में खुद ही क्वांटिफाई करवा गए, तो पहले तो इनके हिसाब से क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। अब दूसरा महोदय, उसको ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे कैसे? क्या आपने कहीं ये स्पष्ट किया कि उसको आप ऑब्जेक्ट कहां से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? वो भी स्पष्ट नहीं करते हैं। अब महोदय दो बातें यहाँ पे नहीं स्पष्ट होती, कैसे बनाएंगे? अब महोदय मान लीजिए अगर बना भी लिए तो भी आप बनाने के बाद भी चेतना का कोई उससे इंटरलिंकिंग नहीं होगा, ना ही उससे कोई डेवलपमेंट होगा। तो इन दोनों, जब ना ही इंटरलिंकिंग होगा जो कि इनकी परिभाषा है, ना ही डेवलपमेंट होगा जो कि हमारी परिभाषा है, तो इससे कुछ सिद्ध नहीं हो जाता। अब महोदय जो इन्होंने दूसरी परिभाषा, हमारी परिभाषा का एक गलत इंटरप्रिटेशन निकाला, वो भी गलत है। इन्होंने कहा सदस्यता का हमारा और इनका परिभाषा सेम है। कैसे? ये प्रोसेस करके हम कुछ समझते हैं। हमने कहा था एनालॉजी करना मतलब सदस्यता से प्रोसेस करना, ना कि समझना। प्रोसेस करना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। समझेंगे हम तब जब प्रोसेस कंप्लीट होगी। प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले नहीं समझ पाएंगे। इस हिसाब से जो प्रोसेस करने वाली बात है वो है, हमने प्रोसेस की बात की थी, हमने उसकी बात नहीं की थी। अब महोदय हाँ, ये कैसे कह रहे हैं भावना उच्च कैसे जाएगा, भावना खत्म कैसे हो जाएगा? तो ये कहते हैं कि भावना मटेरियल से खत्म होगा। अब महोदय मटेरियल से भावना खत्म कैसे होगा ये बताते नहीं है, और मैंने बताया कि मटेरियल के कारण भावना खत्म कैसे नहीं होती है। अब उसके बाद महोदय प्रारूप देने की बात करते हैं। अब महोदय ये कहते हैं अनुभव कैसे आता है। अब महोदय अनुभव क्या है? ये कहते हैं कि अनुभव भी चेतना के द्वारा आ रहा है। चेतना के द्वारा कैसे अनुभव आ रहा है? कि हम कहीं भी कुछ जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसको हम अपनी चेतना में ले गए हैं, उससे हम कोई अनुभव ले गए हैं। अब जब चेतना के कारण अनुभव आ रहा है तो इससे सिद्ध क्या होगा? अनुभव क्या है महोदय? अनुभव किस चीज का आ रहा है? अनुभव इस धरती की चीज का आ रहा है, यहाँ की चीज का आ रहा है, जिस संसार में हम रहे हैं। ये संसार अपने आप में माया से जुड़ा हुआ है। तो महोदय जो माया का कारण है, माया से जुड़ा हुआ है, तो इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि इंटरलिंकिंग और डेवलपमेंट कहां से होगा। पहली चीज इंटरलिंकिंग और डेवलपमेंट नहीं होगा, और दूसरी चीज महोदय ये माया हमें सदृश्यता, इससे क्या होगा? चेतना में सदृश्यता का प्रयास नहीं होगा, बल्कि माया में सदृश्यता का प्रयास होगा, और इससे माया बढ़ रही है। उसके बाद महोदय जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चेतना है उसका पूर्ण विकास कब होगा, जिसका हमने भी गोल रखा था, जिसका इन्होंने भी गोल रखा था कि चेतना का पूर्ण विकास कब और कैसे होगा। तो चेतना का पूर्ण विकास तब होगा जब वो पूरी तरह से माया से मुक्त हो जाएगी। अब इनके केस में हम बार बार माया की तरफ ही झुक जा रहे हैं। कैसे माया की तरफ झुक रहे हैं? क्योंकि ये चाहे तो भावना ले गए, चाहे तो मटेरियल ले गए, और भावना और मटेरियल दोनों माया से जुड़ी हुई है। इस कारण से जो इनका बर्डन है वो फुलफिल नहीं हो पाता। हमारा जो बात है कि डेवलपमेंट होगा वो हमारे केस में फुलफिल होगा, कि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा हमारा।